नमस्कार सभी को। जब भी हम उच्च शिक्षा इस अनुसंधान पद्धति का पाठ्यक्रम 4 वीडियो में कंसिस्ट किया गया है, जिसमें सबसे पहले शोध पद्धति, प्रकार और नैतिकता, इन विषयों के अंतर्गत शोध क्या है और क्या नहीं, शोध की परिभाषा, शोध तथा समीक्षा, शोध के प्रकार और शोध की नैतिकता, इन विषयों पर चर्चा की जाएगी। प्रस्तुत वीडियो में शोध क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, शोध की बहुप्रसिद्ध आगमन तथा निगमन प्रणाली, शोध की वैज्ञानिक प्रणाली, शोध के पर्याय, इन विषयों को समाहित किया गया है। सबसे पहले शोध क्या है? शोध का प्रारंभ ही जिज्ञासा के प्रश्नों से हो जाता है। जहाँ जिज्ञासा के प्रश्न उपस्थापित होते हैं, उत्पन्न होते हैं, वहीं से शोध प्रारंभ हो जाता है। सृष्टि के आदिम ज्ञान के स्रोत भारतीय परंपरा के अनुसार वैदिक ऋचाओं को माना गया है। उन ऋचाओं में भी प्रश्न उपस्थापित होते हैं, जैसे नासदीय सूक्त में उपस्थापित हुआ, ना सदासिन्नो सदासित तदानीम नासिद रजो नो व्योमा परोयत किमावरी वह कुह कस्य शर्मन्नभ किमासिद गहनम गंभीरम। अर्थात इस जगत में उत्पत्ति से पहले ना किसी का अस्तित्व था और ना ही अनस्तित्व था। इसका मतलब जगत का प्रारंभ शून्य से हुआ, न हवा, न आसमान, न उससे परे कुछ था। चारों ओर समुद्र था और कुछ भी नहीं था। इसके बाद यहाँ से प्रारंभ होते हुए जब वह मूल उसमें आते हैं कि सृष्टि का आदिम स्रोत कौन है, इसका कर्ता धर्ता कौन है, सृष्टि का संचालन करता कौन है, वहीं से शोध की उत्पत्ति मानी गई। आगे चलकर उपनिषदों में उपनिषदकार कहते हैं, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपहितं मुखम। यहाँ पर सत्यस्य अपहितं मुखम में हिरण्यमय पात्र प्रतीकात्मक शब्द है, जो माया या अज्ञान का द्योतक होता है। सत्य ज्ञान और अज्ञान के आवरण में छुपा रहता है। उसका निवारण करने का कार्य तत्वदर्शी अन्वेषक का होता है। यह आप्त वचन को निष्क्रिय भाव से स्वीकार नहीं करता। यही जब काव्य में चला जाता है यह तत्व, तब कालिदास स्वयं कहते हैं, पुराण मित्येव न साधु सर्वम। यह प्रसिद्ध उक्ति मालविकाग्निमित्रम की है। अर्थात पुरानी होने से न तो सभी वस्तुएं अच्छी होती है, न नई होने से सारी बुरी या हेय होती है। विवेकशील व्यक्ति अपनी बुद्धि की परीक्षा करके श्रेष्ठ वस्तु को अंगीकार कर लेते हैं और मूर्ख लोग दूसरों द्वारा बताए जाने पर ग्राह्य अथवा अग्राह्य का निर्णय करते हैं। मालविकाग्निमित्रम का यह प्रसिद्ध श्लोक एक अन्वेषक की बुद्धि को सटीक उपस्थापित करता है, सटीक उसकी व्याख्या करता है। अन्वेषक के इसी रूप को प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री डेविड बॉब इन शब्दों में कहते हैं, नई सृष्टि का अर्थ यह हुआ कि यह न ही पुराने क्रमों की नकल करती है, ना ही उनकी मौलिक सच्चाई के विपरीत जाती है। वह पुराने क्रमों को हमारी समझ को ही नए संदर्भों में डालती है और इसके साथ साथ हमारे ज्ञान के आयाम को विस्तृत करती है। अर्थात कोई भी अन्वेषक अज्ञान की परतों को हटाकर जब ज्ञान के समीप पहुंचता है, नज़दीक पहुंचता है, वही एक अन्वेषक का गुण माना गया है। उदाहरण के लिए यदि हम संस्कृत साहित्य में देखें तो भरत मुनि के प्रसिद्ध रससूत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति है, इसकी ही व्याख्या परवर्ती आचार्यों ने श्रम सिद्ध होकर के मीमांसा, न्याय, सांख्य आदि के प्रभावित होकर के की है। क्या वह भी स्वयं एक शोध का अंग नहीं है? एक ही वाक्य को अलग अलग दृष्टियों से सच्चाई के नज़दीक, सत्य के नज़दीक पहुंचना ही शोध कार्य कहलाता है। इस सत्य तक पहुंचने के लिए विभिन्न प्रणालियां बनाई गई, पद्धतियां बनाई गई, जिसमें दार्शनिक जगत में 2 पद्धतियां बहुत प्रसिद्ध हुई, निगमन पद्धति और आगमन पद्धति। पहले निगमन पद्धति
जिसका श्रेय यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु अथवा एरिस्टोटल को जाता है, जो सुकरात अथवा सोक्रेटिस के शिष्य माने जाते हैं। यह पद्धति सामान्य से विशेष तक जाने की प्रक्रिया है। सामान्य तथ्यों का विश्लेषण करते हुए विशेष ज्ञान तक पहुंचने की यह प्रक्रिया है। इसमें 3 वाक्यों के आधार पर निर्णय लिया जाता है। प्रथम प्रधान आधार वाक्य होता है, दूसरा गौण आधार वाक्य होता है और तीसरा निर्णय होता है। उदाहरण के लिए यदि हम देखें तो प्रथम आधार वाक्य माना देव पुरुष अप्रतिम होते हैं। गौण आधार वाक्य राम देव पुरुष है। निर्णय अतः राम अप्रतिम है। यूरोप की इस तर्क पद्धति ने ही अनुसंधान अथवा शोध में वैज्ञानिक प्रक्रिया को जन्म दिया है। यह प्रक्रिया बहुत ही प्रसिद्ध रही। यह प्रक्रिया भारत में भी न्याय पद्धति का एक अंग रही है सर्वदा से ही। भारतीय न्याय पद्धति में यह निगमन प्रणाली के 5 वाक्य होते थे, जिसमें 5वें वाक्य में हम जाकर किसी निर्णय पर आते थे जो कहा जा सकता है कि सत्य से अधिक निकटता हमें ले जाती है। न्याय पद्धति में हम सभी ने देखा है कि पहला प्रतिज्ञा होता है, दूसरा हेतु, तीसरा उदाहरण, चौथा उपनय, 5वां निगमन होता है। उदाहरण के लिए यही वाक्य हम पुनः लेते हैं। तो हमने प्रतिज्ञा है राम अप्रतिम है। उसका कारण या हेतु क्या है? क्योंकि वह देव पुरुष है। उदाहरण सभी देव पुरुष अप्रतिम होते हैं, जैसे कृष्ण, बलराम, बुद्ध इत्यादि। इससे उपनय निकला राम भी देव पुरुष है, अतः निगमन अर्थात निर्णय निकला अतः राम अप्रतिम है। यहाँ पर प्रतिज्ञा और निगमन एक समान निकलता है। यह न्याय पद्धति यूनान से भी पहले भारत में प्रचलित पद्धति रही है। निगमन की यह प्रणाली बाद में जाकर अनेक दार्शनिकों को अमान्य लगी, क्योंकि इसका दोष यह था कि यह पूर्व निर्धारित विश्वास या मान्यता को लेकर ही आगे बढ़ती थी। इसीलिए बाद के दार्शनिकों ने तर्क की आगमन प्रणाली, इंडक्टिव मेथड ऑफ रीजनिंग निकाली, जिसमें भी 3 वाक्य होते थे। पहला राम अप्रतिम है, दूसरा उनके कृत्य देव पुरुष के समान है। निर्णय निकलता था अतः देव पुरुष अप्रतिम है। आगमन प्रणाली विशेष से सामान्य की ओर गमन करती थी, जबकि हमने जो पूर्व प्रणाली पढ़ी थी वह सामान्य से विशेष की ओर गमन करती थी। इस आगमन प्रणाली में भी अवान्तर में दोष दिखाई दिए, जिसमें प्रमुख दोष यह था कि इसमें ध्येय अनिश्चित होता है, इसलिए शोध की रुचि नहीं हो सकती। बाद में जाकर दार्शनिकों को यह दोनों ही प्रणालियों में दोष दिखाई दिए। दोनों ही प्रणालियाँ दोष से युक्त थी, परंतु उनमें भी गुण भी थे जो सत्य के अधिक निकट जा सकते थे। इसलिए मिश्र पद्धति या मिश्रित पद्धति का आविष्कार हुआ, जिसके आविष्कर्ता प्रसिद्ध जीव विज्ञानी डार्विन हुए। उन्होंने आगमन तथा निगमन दोनों ही प्रणालियों का समावेश कर लिया, दोनों को इकट्ठा कर लिया और उसी से वैज्ञानिक शोध पद्धति का आविष्कार हुआ। इस वैज्ञानिक शोध पद्धति में निम्नलिखित चरण होते थे। प्राक कल्पना, एक हाइपोथेसिस बनाई जाती थी। उस हाइपोथेसिस के आधार पर तथ्य, फैक्ट्स एकत्रित किए जाते थे। उन सारे तथ्यों या फैक्ट्स का विश्लेषण किया जाता था, जिसमें कुछ तथ्य जो सिद्ध होते थे उनके आधार पर निष्कर्ष निकलते थे। यदि वह सारे तथ्य असिद्ध सिद्ध होते थे तो पुनः शोध को नई प्रक्रिया, नई पद्धति के अनुसार किया जाता था। पुनः दूसरी प्राक कल्पना बनती थी, उससे संबंधित तथ्य जुड़ते थे, उनका विश्लेषण किया जाता था। वो यदि सिद्ध होते थे तो निष्कर्ष पर जाया जाता था, अथवा यही प्रक्रिया निरंतर चलती थी। यही वैज्ञानिक शोध पद्धति मानी गई है और यह शोध पद्धति आज तक उपयोग में आती है, जिससे कि हम सत्य के बहुत ही निकट तक जा सकते हैं। चूँकि अनुसंधान कहें या शोध कहें,
भाषा में इसके कई सारे पर्यायवाची होते हैं, जैसे शोध, खोज, अनुसंधान, अन्वेषण, गवेषणा, ये सारे ही शोध के पर्याय के रूप में स्वीकार किए गए हैं। कुछ कुछ क्षेत्रों में अनुसंधान के मीमांसा, सर्वेक्षण, आलोचना और अनुशीलन, इन शब्दों को भी शोध के पर्याय के रूप में स्वीकार किया गया है। अगले वीडियो में हम शोध की जो परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई है उन्हें देखेंगे, साथ ही शोध के प्रकार कितने होते हैं उस पर प्रकाश डालेंगे। नमस्कार।